हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आवर मेंस अ डे सीरीज। आज हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपने अप्रोच करना है, कैसे आपने कंटेंट लिखना है, कैसे आपने उसका स्ट्रक्चर बनाना है और क्या क्या पॉइंट्स आपने दिमाग में रखने हैं वाइल राइटिंग द आंसर्स। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, क्रिटिकली एनालाइज द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट। देखो ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि बहुत सारे जो पिटिशनर्स थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन डाली हुई थी कि जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं 2020 में FCRA एक्ट में, वो कहीं ना कहीं NGOs को उनका काम करने से रोकते हैं और पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं होनी चाहिए कि वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लॉज बना सके जिससे वजह से कोई भी सोशल सर्विस में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को दिक्कत सहनी पड़े। तो ये बेसिकली सारे उनके आर्ग्यूमेंट्स थे। बट अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो NGOs हैं, अगर उनको फॉरेन डोनेशंस लेनी है तो दैट इज़ देयर राइट, बट दैट इज़ नॉट द एब्सोल्यूट राइट। एब्सोल्यूट राइट का मतलब होता है पार्लियामेंट उसके ऊपर कोई भी लॉ बना ही नहीं सकती और ना ही उसको चेंज कर सकती है। तो ये तो सिंपल स्टैट्यूट है, इसमें तो कोई भी चेंज कर ही सकता है, खास करके पार्लियामेंट भी पूरी इंडिया की लॉ मेकिंग बॉडी है, वो तो कोई भी एक्ट ऐसा वो बना सकती है जिससे कि अगर वो कहती है कि इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, इंडिया की सॉवरेनिटी को हम प्रिजर्व करना चाहते हैं तो फिर वो वैसा लॉ बना सकती है। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे क्या क्या। तो ये तो होगी बात कंटेक्स्ट की कि इसलिए न्यूज़ में था। अब अगर हम क्वेश्चन लिखने की बात करें तो आपने ध्यान रखना है तीन चीज़ों का, एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी एंड तीसरा आपका कंक्लूजन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप इसमें क्या बोल सकते हो, आप इसमें कंटेक्स्ट बता सकते हो कि क्यों ये जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का ये न्यूज़ में था और क्या वर्डिक्ट दिया गया है दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉरेन डोनेशंस टू द NGOs इज एन राइट बट इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट दैट इज सेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एक तो आप ये कंटेक्स्ट लिख सकते हो साथ में, या फिर आप हल्के से जो प्रोविजंस हैं FCRA 2010 और 2020 के जो बीच में डिफरेंसेस हैं उनको आप लिख सकते हो बहुत शॉर्ट और क्रिस्प एंड क्लियर लैंग्वेज में। आपने अगर ये यहाँ भी नहीं लिखने इंट्रोडक्शन में तो आप इनको बॉडी में लिख सकते हैं। तो क्योंकि हमसे पूछा गया है, क्रिटिकल एनालाइज करने के लिए पूछा गया है। अगर हमें यही नहीं पता कि व्हाट आर दी अमेंडमेंट्स, तब हम कैसे बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको अपहेल्ड किया है तो अच्छा किया है, अपहेल्ड नहीं किया है तो अच्छा नहीं किया है। तो अगर हमें अमेंडमेंट्स अगर हमें एनालाइज करनी है तो अमेंडमेंट्स क्या है वो पता होनी चाहिए हमें। तो हम बात कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में या तो कंटेक्स्ट की कि न्यूज़ में क्यों था, और साथ में हम लोग FCRA की हल्की सी हिस्ट्री बता सकते हैं कि FCRA जो एक्ट है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लेकर आया गया था, जिससे कि जितनी भी NGOs हैं जिनको फॉरेन से डोनेशंस आती हैं उनको रेगुलेट किया जा सकता है और उनको सुपरवाइज किया जा सकता है। दैट वाज द मैंडेट ऑफ दिस एक्ट। ये आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें तो फिर वहाँ पर आप पहले ये बताएंगे कि व्हाट आर दी बेसिक प्रोविजंस ऑफ 2010 2020 अमेंडमेंट्स, तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ ये जो अमेंडमेंट्स की गई थी वो सही हैं या गलत हैं। अगर हम आप ऐसे भी लिख सकते हो इसमें FCRA 2010 या फिर FCRA 2020, यहाँ पे कुछ प्रोविजंस होंगे जो कि हम लोगों ने चेंज कर दिए 2020 वाले अमेंडमेंट एक्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पर जो आधार कार्ड था सभी बेनिफिशरीज़ का वो रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन अब 2020 के अमेंडमेंट में ऑल दी बेनिफिशरीज़ का आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी। ऑल दी ऑफिस बेयरर्स जो भी NGOs में लोग काम कर रहे हैं, आधार कार्ड मैंडेटरी बना दिया गया है। तो ये चेंज किया गया था। साथ में पहले क्या होता था, जितने भी डोनेशंस आप लोगों को आए हैं उसका आप 50% जो अमाउंट था वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस में लगा सकते थे, दैट यू कैन यूज इट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, बट नाउ दिस लिमिट हैज़ बीन रिड्यूस्ड। द लिमिट इज नाउ 20%, दैट ऑल द डोनेशंस का 20% यू कैन स्पेंड ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो सेकेंड ये चीज़ है। साथ में पहले क्या होता था कि जो NGOs हैं, अगर मान लो उनको किसी भी फॉरेन कंपनी से कोई भी कंट्रीब्यूशन आया है और उन्होंने किसी और NGO को भी ट्रांसफ़र कर दिया है, NGO 1 NGO 2, तो वो चीज़ लीगलाइज थी कि अगर आपने फ़ंड रिसीव किया है लेकिन आपने खर्च नहीं किया है तो आपने किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, वो NGO जो किसी और फील्ड में काम कर रही है वो उसमें खर्च कर देगी। मतलब तो सोशल जस्टिस होने से है, किसी भी एरिया में वो रहे, किसी भी NGO के थ्रू वो रहे। बट अब इस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया है कि जिस NGO को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलेगा सिर्फ वो ही
जो एनजीओ है उसको खर्च करेगी और किसी को वो फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, ना ही किसी एनजीओ को और ना ही किसी इंडिविजुअल को। एक ये चीज़। साथ में पहले क्या होता था कि आपका जो FCRA अकाउंट हुआ करता था वो किसी भी बैंक में आप खुलवा सकते थे। अब क्या हो गया है कि आपका सिर्फ एक ही FCRA अकाउंट होगा जो कि SBI न्यू दिल्ली या उसकी जो ब्रांचेज हैं उनके तहत आपका अकाउंट बनाया जाएगा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच में या उस न्यू दिल्ली वाली बैंक की ब्रांच में ही आपके जितने भी FCRA के अकाउंट्स होंगे वो बना रहेगा, एक ही अकाउंट रहेगा। सारा का सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन उसी अकाउंट में ही आएगा। कोई भी डोमेस्टिक डोनेशन आप उस अकाउंट में नहीं रिसीव कर सकते। इससे होगा क्या, सुपरविजन आसानी से होता है कि जितने भी पिछले पास्ट में आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं वो कहाँ से आए हैं, आपने कितने खर्च किए हैं, आपकी बैलेंस शीट वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको बहुत ईजीली हम लोग बता पाएंगे। फिर एक तो ये सारी चीज़ें चेंज की गई हैं, साथ में बहुत सारे और चीज़ें अमेंड की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी आपके पब्लिक सर्वेंट्स हैं अब उनकी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी ब्रॉडर कर दी गई है। एंड पब्लिक सर्वेंट्स आर नॉट अलाउड टू रिसीव दी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कहने का मकसद ये है कुछ चीज़ें 2010 में थी उनको चेंज कर दिया गया 2020 में। अब इन सभी अमेंडमेंट्स के लिए लोगों ने पिटीशन फाइल करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की कि आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी, तो लोगों ने पिटीशन फाइल करी है कि जो आधार कार्ड है वो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए क्योंकि राइट टू प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन को हैम्पर करता है। एंड राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो आधार कार्ड जो है मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, तो इसके खिलाफ पिटीशन फाइल की गई थी। तो ये चैलेंजेस हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा 20% वाला, जिसमें ये बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ 20% से काम नहीं चलता है। एनजीओज़ के पास और भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं जिनके लिए फंडिंग चाहिए होती है। तो 20% लिमिट बहुत कम है। इससे जो एनजीओज़ की रूटीन वर्किंग है वो कम हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो कम हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा मटेरियल लेकर आया जाता है एनजीओज़ के द्वारा वो भी कम हो जाएगा। तो ये भी नेगेटिव स्टांस था उस टाइम पर। यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ फंड को हम लोगों ने प्रोहिबिट किया है। इसका मतलब ये है कि जो एनजीओ है जिसके पास फॉरेन डोनेशन आई है, अगर वो खर्च करते हैं तो ठीक है, और अगर खर्च नहीं भी करते हैं, जितना भी उनका अनयूटिलाइज्ड फंड रखा हुआ है उसको यूज़ करने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो गाइडलाइंस पास कर सकती है। या तो वो उस फंड को सीज कर सकती है या फिर वो बोल सकती है कि आपने इस फंड को सिर्फ यहीं पर ही लगाना है, और जिस एनजीओ को जिस पर्पस के लिए ट्रांसफ़र किए जाएंगे पैसे उसी पर्पस के लिए ही आपने वो लगाने होंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शंस भी आप कह सकते हैं, आप रेगुलेशंस भी कह सकते हैं, बट पिटिशनर्स की तरफ से ये सारे आर्गूमेंट्स दिए गए थे कि ये एनजीओज़ की वर्किंग को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे। साथ में जैसे ये वाला है कि सिर्फ एक ही ब्रांच में एक ही बैंक में आपका अकाउंट हो सकता है FCRA अकाउंट, तो वो एनजीओ जो साउथ में काम करते हैं वो नहीं उस ब्रांच में अपना अकाउंट बनवा सकते, तो डोनेशंस जो है वो काफ़ी लेट हो जाती हैं, डिले हो जाता है पूरे के पूरे कामों में। तो दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके खिलाफ पिटिशनर्स ने पिटीशन फाइल की थी। अब हमें बात करनी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो वर्डिक्ट दिया गया है दैट दीज अमेंडमेंट्स आर ओके, तो आपने बात करनी है कि ये डिसीजन सही है और ये डिसीजन में हल्की हल्की लिमिटेशंस हैं। ये दो चीज़ें हमें देखनी है। अगर हम डिसीजन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि ठीक बात है, जो पार्लियामेंट है वो किसी भी तरीके से लॉ बना सकती है, क्योंकि ये जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं बहुत बार चीज़ें ऐसी देखी गई हैं कि जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो इंडियन डेमोक्रेसी है, इंडियन पब्लिक है, उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए उनके हिसाब से वही होती हैं। तो अगर पार्लियामेंट चाहती है कि कोई ना कोई रेगुलेशन मेंटेन किया जाए ऑन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो वो बना सकती है, क्योंकि डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, अपने डिसीजंस किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड ना होना, इट इज़ बेसिकली राइट ऑफ इंडियंस, राइट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट ने बोली। साथ में ये भी बोला गया कि अगर इंडिया की सॉवरेनिटी या फिर इंटेग्रिटी को किसी भी तरीके से खतरा होता है बाय दी फॉरेन कंपनीज या फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो ये सब बचाना इज़ ऑल्सो दी ड्यूटी ऑफ पार्लियामेंट, और जो पार्लियामेंट है उसके लिए कोई भी रेगुलेशन का लॉ लेकर आ सकती है। तो ये भी पार्लियामेंट का ही राइट है। तो जो आप कह रहे हैं कि एनजीओज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, वो उनका राइट ज़रूर है, उनको ये हक है कि वो कंट्रीब्यूशन लें, लेकिन इट इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट।
एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से उसमें हम अमेंड नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। इंडिया में तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये तो फिर भी आपका कोई लीगल राइट है ना। तो ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई हैं। साथ में ये भी बोला गया है कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो अच्छी बात है, इट इज़ लाइक एन मेडिसिन, लेकिन अगर वो मेडिसिन का डोज ज़्यादा हो जाए तो वो इंटॉक्सिकेंट की तरीके से भी काम कर सकता है। इसीलिए एक रेगुलेशन, एक सुपरविजन, एक मॉनिटरिंग की जो प्रोसीजर है उसको हमें फॉलो करते रहना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें हैं, ये बता रही हैं कि हाँ, ये जो डिसीजन दिया गया है इट इज़ अ काइंड ऑफ पॉजिटिव डिसीजन, एक ये चीज़। बट अब दोबारा बात आती है कि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो फिर भी रही होंगी इसमें। अब लिमिटेशन की बात करते हैं हम लोग कि अगर इतने टाइट रेगुलेशंस हैं तो फिर जो NGOs की वर्किंग है वो कहीं ना कहीं हैम्पर करती है, क्योंकि जब ओवर रेगुलेशन हो जाती है तब कहीं ना कहीं जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और अगर NGOs की एफिशिएंसी डिक्रीज़ होती है तो क्योंकि जो NGOs हैं दे एक्ट एज अ गैप फिलर बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन, कि जहाँ पर स्टेट अपने रिसोर्सेज नहीं लगा पा रहा है वहाँ पर NGOs अपना काम करते हैं। तो अगर ये NGOs अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो सिटीजन्स जो हैं उनको जो सर्विस डिलीवरी होनी है वो नहीं हो पाएगी, और जो अल्टीमेटली सोशल जस्टिस की, हम वेलफेयर की हम जो बात करते हैं वो भी हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, सोशल जस्टिस या फिर वेलफेयर। तो ये सारी कमियां हैं इसमें। साथ में ओवर रेगुलेशन के साथ साथ जो ओवर मॉनिटरिंग या फिर और मॉनिटरिंग की हम बात कर लेते हैं, ये भी कहीं ना कहीं NGOs को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने होते हैं, तो जो आधा टाइम है वो तो रूल्स को फॉलो करने में ही निकल जाता है, तो जो एक्चुअल काम है वो बहुत डिले हो जाता है। तो कहने का मकसद है कि आपने जो डिसीजन को एनालाइज करना है, आपने उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताने हैं, आपने उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताने हैं। पॉजिटिव हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, नेगेटिव हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में आप बेसिकली क्या लिखेंगे? वे फॉरवर्ड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अगर दिया है तो वो सही ही है, यह मान के चलते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ आपको लगता है कि इसके अलावा और भी चीज़ें की जा सकती हैं फॉर दी बेटरमेंट ऑफ NGOs, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं ना, तो हमेशा आपने एक चीज़ लिखनी है कि देयर शुड बी अ बैलेंस। बैलेंस किस किस के बीच? कि डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ NGOs, डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ NGOs एंड द पावर ऑफ रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास रेगुलेट करने की पावर है लेकिन NGOs के पास डेमोक्रेटिक राइट्स भी हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऐसी चीज़ जो है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है तब दिक्कत पैदा होती है। इसीलिए देयर शुड बी मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस बिटवीन बोथ दीज थिंग्स, क्योंकि जो NGOs हैं वो इस तरीके से काम करती हैं कि जहाँ पर स्टेट नहीं ढंग से काम कर पाता है, जहाँ तक उसकी रीच नहीं है, जहाँ तक उसका स्कोप नहीं है, वहाँ पर NGOs काम करते हैं। और NGOs जो हैं वो स्टेट के साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं हमारे। तो हम लोगों को स्टेट प्लस NGOs दोनों ही चाहिए हैं। इसीलिए ओवर रेगुलेशन से बचना है हमें, और हमें बिल्कुल ऐसे भी नहीं कर देना है कि हम रेगुलेट कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत बार एग्जांपल्स ऐसे भी आए हैं जहाँ पर जो डिफरेंट NGOs हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग में भी इन्वॉल्व हम लोगों ने देखे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए रेगुलेशन भी ज़रूरी है, प्लस राइट्स ऑफ NGOs को भी हमें अपहेल्ड करने की ज़रूरत है। तो जो बैलेंस है वो मेंटेन हमें करना है, तभी जाकर जो है बात हमारी बनती है। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन में हम लोगों को क्या लिखना है। हमने बॉडी जैसे शुरू किया है कि अमेंडमेंट्स क्या थे दोनों 10 और 20 वाले ईयर में, फिर उनको पॉजिटिवली हमने एनालाइज किया है कि हाँ सही अमेंडमेंट्स थे, और फिर हमने नेगेटिव पॉइंट्स लिखे हैं, एंड लास्ट में वी गेव दी वे फॉरवर्ड। इस तरीके से ही आपने इस क्वेश्चन को पूरा लिखना है और इसको अटेम्प्ट करना है। बाकी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है कि ये पॉइंट आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये ही पॉइंट क्यों आया है, तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी परेशानी होगी तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।